हेलो डियर स्टूडेंट, बायोमोलिक्यूल्स के लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोटीन, जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स में, हम लोग प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोटीन में हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रोटीन्स के क्या क्या कैरेक्टर हैं और इनका क्या रोल रहता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन्स। इनके जो सोर्स होते हैं तो इनमें हम लोग लिखेंगे मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन जो होते हैं, वो प्रोटीन के जो मेन सोर्स हैं उनमें हम लोग देखते हैं मिल्क है, चीज़ है, मिल्क, चीज़, फिश, मीट, पल्स, ETC। ये सभी इसके प्रोटीन के सोर्स होते हैं। इनमें जो होता है प्रोटीन जो होती है ये रिक्वायर होती है किसी भी एनिमल की बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। इट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। और इसमें जो प्रोटीन है ये मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन लिविंग सिस्टम। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो प्रोटीन्स है ये प्रत्येक एनिमल या जो लिविंग सिस्टम है उनकी बॉडी में प्रेजेंट्स होते हैं और ये ग्रोथ और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इनके जो सोर्स हैं वो मिल्क है, प्रोटीन है, पल्स है, मीट है, मिल्क, ये सभी इसके सोर्स होते हैं। और जो इनका जो पॉलीमर हैं ये अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो अमीनो एसिड हैं उनसे मिलकर ये बने होते हैं। तो अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, फिर हम उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड और इनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो अमीनो एसिड्स क्या हैं, हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके सिंगल कार्बन पर या एक ही मॉलिक्यूल्स पर हम लोग ये कहते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके एक ही मॉलिक्यूल्स में कार्बोक्सी ग्रुप और NH2 ग्रुप, एमीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सेम मॉलिक्यूल में, प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल्स में अगर NH2 और कार्बोक्सी ग्रुप दोनों प्रेजेंट्स होते हैं तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो अब हम लोग अमीनो एसिड्स में देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशंस में हम लोग पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसके साथ साथ कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं और कुछ अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल भी होते हैं। तो पहले हम इनका केमिकल नेचर के हिसाब से देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर का मतलब ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसिडिक अमीनो एसिड, फिर यहाँ पर हम लोग देख लेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड,
एमिनो एसिड, और ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। अब हम लोग इनमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड में ऐसे अमीनो एसिड्स आते हैं जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप के नंबर्स एमिनो ग्रुप से एमीन ग्रुप के नंबर्स से ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को या ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड में देखेंगे तो हम लोग एसिडिक अमीनो एसिड में देखते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड में जैसे ये सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन्स में हम लोग यहाँ पर एमीन ग्रुप लगा देंगे NH2, और यहाँ पर CH2 COOH, और हम लोग यहाँ पर लगा देंगे COOH, और यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं CNH2, और इसके बाद हम लोग इसमें जो ग्रुप आ जाएगा वो एसिडिक अमीनो एसिड में यहाँ पर H आ जाएगा। इसका नाम होता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो यहाँ पर NH2 ग्रुप में NH2 ग्रुप 1 है और जबकि कार्बोक्सी ग्रुप 2 है, इसलिए इसका जो केमिकल नेचर होगा वो एसिडिक अमीनो एसिड आ जाता है। ऐसे ही न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप और अमीनो ग्रुप के नंबर सेम होते हैं। तो ऐसे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में हम लोग देखते हैं कि इनका जो नेचर होता है वो सेम COOH और यहाँ पर NH2 हो जाता है, और यहाँ पर H और H, इसका जो नाम होता है वो ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है क्योंकि इसमें कार्बोक्सी ग्रुप, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सी ग्रुप और NH2 ग्रुप के नंबर सेम होते हैं, इसलिए हम इनको न्यूट्रल अमीनो एसिड कह देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स में। तो हम लोग देखते हैं लाइसिन आता है इसमें। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा COOH, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे CH2 का होल 4, और यहाँ पर बना देगा ये NH2। तो यहाँ पर देखो ये NH2 ग्रुप है जबकि बेसिक अमीनो एसिड में है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा NH2। यहाँ पर हम लोगों को हाइड्रोजन्स मिल जाते हैं। तो इसका जो नाम होता है वो लाइसिन होता है। लाइसिन अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, ये आपको याद रखना। तो ये हम लोगों ने एसिडिक अमीनो एसिड्स में ऐसे अमीनो एसिड्स आएंगे जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप के नंबर्स एमिनो ग्रुप से ज़्यादा होते हैं, जबकि यहाँ पर न्यूट्रल में अमीनो एसिड में एमिनो ग्रुप मतलब बेसिक जो रेडिकल होगा और एसिडिक रेडिकल दोनों के नंबर सेम होते हैं, जबकि यहाँ पर बेसिक में यहाँ पर NH2 ग्रुप 2 हैं जबकि कार्बोक्सी ग्रुप 1 है, जिसकी वजह से इसका नेचर बेसिक नेचर का हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है एसेंशियलिटी के बेस पर। तो एसेंशियलिटी के बेस पर अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको रफ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियलिटी। एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बेस पर हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अब हम लोग एसेंशियलिटी के बेस पर देखते हैं। एसेंशियलिटी के बेस पर देखेंगे तो यहाँ पर हम अमीनो एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं और नॉन। तो अब हम लोग देख लेते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड और सेकंड जो होगा वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आएंगे। एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी स्वयं नहीं कर पाती है, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो डू नॉट सिंथेसाइज्ड बाय
बॉडी। तो इनकी जो सप्लाई होती है वो डाइट के थ्रू होती है, सप्लाई फ्रॉम डाइट। डाइट के थ्रू जो हम लोग बाहरी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, जैसे एक्सटर्नल प्रोटीन में हम लोग मिल्क करते हैं, मीट, फिश, पल्स, ये सभी जो प्रोटीन की फूड में सप्लाई होती है डाइट के थ्रू, तो ये एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमें बाहरी सप्लाई से या फूड से हमें या डाइट से सप्लाई की जाती हैं। जबकि यहाँ पर जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी इनको खुद सिंथेसाइज कर लेती है। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये देख लिया कि यहाँ पर सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, तो यहाँ पर बॉडी के द्वारा सिंथेसिस कर ली जाती है। जबकि यहाँ पर इनके जो एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स हैं ये हमको बाहरी प्रोटीन से मिलते हैं या एक्सटर्नल प्रोटीन सप्लाई से मिलते हैं, जिनको हम डाइटरी प्रोटीन कहते हैं। तो अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं अमीनो एसिड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं ज्वेटर आयन फॉर्मेशन, फिर हम लोग देखेंगे इनमें पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं ज्वेटर आयन फॉर्मेशन। ज्वेटर आयन फॉर्मेशन जो होता है वो किसी अमीनो एसिड्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो हम लोग देखेंगे ज्वेटर आयन फॉर्मेशन। ज्वेटर आयन फॉर्मेशन क्या है? जैसे हम सबको पता है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें एमीन मतलब बेसिक रेडिकल भी है और कार्बोक्सी ग्रुप मतलब एसिडिक रेडिकल भी प्रेजेंट होता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे हमने कोई भी अमीनो एसिड्स ऐसे मान लेते हैं, ये H है, ये R है और यहाँ पर COOH है और यहाँ पर NH2 है। NH2 ये एक अमीनो एसिड्स है, लेकिन जब भी हम इनको वाटर सॉल्यूशंस में ले जाते हैं, वाटर सॉल्यूशंस में जाने के बाद ये एसिडिक ग्रुप जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ से जो H+ निकलने वाला है वो H+ कहाँ पर चला जाएगा? बेसिक रेडिकल में, या ये एमीन ग्रुप इसको कंज्यूम कर लेता है, जिसको हम लोग ज्वेटर आयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ पर हम लोग देखेंगे R, और इसके बाद यहाँ से जो निकलने वाला H ग्रुप है हाइड्रोजन आयन, ये कंज्यूम इसको एक्सेप्ट कर लेता है NH3 में, NH3+ में। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं वाटर सॉल्यूशंस में, तो इनको हम लोग कहते हैं ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन कहते हैं। ये बात आपको समझ लेनी है, कोई भी अमीनो एसिड्स जो होता है वो अपने वाटर सॉल्यूशंस में इनका जो एसिडिक रेडिकल है वो आयनाइज होकर प्रोटॉन डोनेट कर देता है बेसिक रेडिकल को, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको ज्वेटर आयन कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट है इसका टॉपिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। अब जब भी ये एमिनो एसिड्स पॉलीमराइज होते हैं तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन प्रोटीन के फॉर्मेशंस में डिपेंड करता है कि कितने अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पॉलीमराइज होते हैं। अगर 2 अमीनो एसिड पॉलीमराइज होते हैं तो इसको हम डाईपेप्टाइड कहते हैं, और इसी को अगर हम 3 अमीनो एसिड्स का कंबाइंड होते हैं तो ट्राईपेप्टाइड, 4 होते हैं तो टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। ऐसे हम लोग डिपेंड करते हैं कि कितने यहाँ पर अमीनो एसिड कंबाइंड हो रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कुछ अमीनो एसिड को कंबाइंड करके, तो जब भी पॉलीमराइजेशंस होता है तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो होता है वो हम लोग इसी में देखेंगे अभी। तो यहाँ पर हम लोग जैसे 3 अमीनो एसिड्स ले लेते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं NH, ये फर्स्ट NH2 ग्रुप है, और ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये R, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O
और H को हम लोग ऐसे लिख देते हैं OH। तो ये एक अमीनो एसिड्स हो जाता है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, दूसरा अमीनो एसिड्स में हम H, N, C, H, यहाँ पर R ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम टाइप के अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं CO और OH। ऐसे हम लोग थर्ड अमीनो एसिड्स ले लेते हैं जिसमें हम NH2 को हम लोगों ने ओपन करके ऐसे लिखा है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर H और यहाँ पर R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जब भी पॉलीमराइजेशन होता है तो इनसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, जैसे हमने ये कहा है H और OH। एक अमीनो एसिड का OH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के एमीन के हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भी OH ग्रुप थर्ड अमीनो एसिड्स के एमीन ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर 2H2O रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से जो बनने वाला प्रोडक्ट है, ऐसे ही ये सेम क्योंकि जो प्रोटीन होती है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स में यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो हम लोगों को जो मिलने वाली पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो यहाँ पर एक H रिमूव हो जाएगा, तो NH यहाँ पर बनने वाला है HRCO। फिर हम लोगों को मिलने वाला है ये NHCHRCO NHCHR, और यहाँ पर हम लोगों को जो मिलने वाला है ये OH ग्रुप किसी दूसरे जो अमीनो एसिड है उसके साथ रिमूव हो जाएगा। तो ये हम लोगों को मिलने वाली है पॉलीपेप्टाइड की चेन्स, जिसमें हम लोगों को एमिनो ग्रुप के जो ये ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो ये है, यहाँ पर NH, इस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो प्रोटीन्स होती हैं ऐसे बहुत ही ऐसे लॉन्ग पॉलीमर बना लेते हैं, इनके हम नंबर्स ऑफ N ऐसे लिख देते हैं। तो ये किसी भी अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हो जाता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगी पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलेगी, और यहाँ पर जैसे हमने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिए हैं तो ये ट्राईपेप्टाइड्स। और ऐसे ही जब बहुत सारे मैनी अमीनो एसिड्स कंबाइंड हो जाते हैं तो इनको हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कह देते हैं। ऐसे ही हम लोग इनमें प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन का जो है क्लासिफिकेशन, तो इसको नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें, ये हम लोगों ने पॉलीमराइजेशंस ऑफ अमीनो एसिड्स देखा। अमीनो एसिड्स में जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स देखे थे। तो एसेंशियल्स टोटल अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो अप्रॉक्स 20 होते हैं, जिनमें से 10 एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स होते हैं और 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। मतलब इनका ये है कि जिन अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस हमारी बॉडी कंप्लीट कर लेती है उनको हम एसेंशियल नॉन एसेंशियल कहेंगे। जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी नहीं कर पाती है उनको हम एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो टोटल अमीनो एसिड्स 20 होते हैं और उनमें से 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल्स होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन के क्लासिफिकेशन में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि अब हम लोगों ने प्रोटीन के फॉर्मेशन तक बात डिस्कस कर ली है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में एक्चुअल में इनकी जो चेन्स होती हैं उनके बेसिस पर या इनके स्ट्रक्चर पर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पर हम लोग इन पर डिस्कस करेंगे। तो इनमें अगर हम क्लासीफाई करेंगे तो प्रोटीन को जनरली हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले मेनली इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिनको हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन
और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो फाइब्रस प्रोटीन होती है, फाइब्रस प्रोटीन में जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से है प्रोटीन का, जिसमें ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं। तो जब भी ये फाइब्रस प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स की चेन होती है इन्हीं को हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स कह देते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं पैरेलल रन करती हैं, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। पॉलीपेप्टाइड की चेन्स जो पैरेलल रन करती हैं, यहाँ पर ये अमीनो एसिड्स हैं जो कि पैरेलल रन कर रहे हैं पूरी एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म में, तो इनको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है मायोसिन। मायोसिन प्रोटीन जो होती है वो पाई जाती है मसल्स में, मसल्स में पाई जाती है, फाइब्रस प्रोटीन है। और सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे केराटिन। केराटिन प्रोटीन जो होती है, केराटिन प्रोटीन्स जो हमारे नेल्स और हेयर्स में पाई जाती है, तो ये केराटिन प्रोटीन भी नेल्स में, नेल्स एंड हेयर्स में पाई जाती है, तो इसको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन कह देते हैं। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि ये फाइब्रस प्रोटीन में प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स आती हैं जिनमें जो पैरेलल जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो पैरेलल रन करके एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, इनको हम लोग फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। अब हम लोग जाते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन में। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होती हैं ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि ग्लोबिन के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इसमें एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है उसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इनको अगर हम क्लासीफाई करने जाएंगे तो इनके स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर के बेसिस पर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो हम लोग पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन को डिटेल से देखते हैं। अब अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन देखा, तो फाइब्रस प्रोटीन पे हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होती है प्रोटीन, ये स्फेरिकल शेप की होती है। इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, क्योंकि इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है वो पैरेलल रन नहीं करती हैं बल्कि ये क्वाइलिंग बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं ये प्रोटीन्स। तो इनको अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम लोग इन पे डिस्कस करेंगे तो इनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखेंगे। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऐसे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स पे हम लोग बात करेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पर जो कोई जैसे भी जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स में ये नॉर्मल जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये नॉर्मल ऐसे पॉलीपेप्टाइड की चेन्स बना लेते हैं, नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड्स की चेन बनाते हैं इस टाइप से। तो इनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये इस समय प्रोटीन का फॉर्मेशन स्टार्ट ही होता है, इमैच्योर प्रोटीन होती है। ऐसे ही जब ये पॉलीपेप्टाइड की चेन्स ये क्वाइलिंग बना लेती है, राइट हैंड फैशन में ये क्वाइलिंग बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इनमें ये अमीनो एसिड्स बना दे रहे हैं, जो हम लोग इसमें सर्कल बनाते हैं, ये अमीनो एसिड्स हैं। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो इस टाइप से इसमें क्वाइलिंग बना लेते हैं। पॉलीपेप्टाइड की चेन्स जो होती है वो इस टाइप से इसमें बना लेते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में
एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो सीट बन जाती है बीटा प्लेटेड अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अल्फ़ा हेलिक्स में, अल्फ़ा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होगा, दूसरा होगा इसमें बीटा प्लेटेड सीट, बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर ऐसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे ही इसमें जब कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन जाती हैं तो इसमें ये बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि इसमें हम लोग इस टाइप से देख सकते हैं। जैसे ऐसे हम लोगों ने 2 या 3 ऐसे हम लोग देखते हैं तो ये बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर बन जाता है, ये बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर बन जाता है। इनमें ये अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं, अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं सभी, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर और अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर में। जो टर्सरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी कॉइलिंग हो जाती है, तो इसको हम लोग कह देते हैं कि ये सेकेंड टर्सरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं वो और भी ज़्यादा कॉइल्स होकर बना देती है, लेकिन इनमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व होती हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, ये पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है। लेकिन जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में ये जो इस प्रकार से बना देता है, इसमें एमिनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन्स जो होती हैं वो और भी ज़्यादा कॉइल होकर स्फेरिकल या ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स बना देते हैं, जो कि ग्लोबिन के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स है ये ग्लोबिन में, एल्ब्यूमिन में, ये इनके सबके एग्जाम्पल्स होते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं जैसे इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को कनेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं। ये बात आपको याद रखना। प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स को पैरेलल कनेक्ट करने के लिए इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड्स बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं इनके कुछ टेस्ट में देख लेते हैं जो प्रोटीन के लिए टेस्ट होते हैं। जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में टेस्ट पढ़ा था, मॉलेस टेस्ट पढ़ा था, ऐसे हम लोग एक प्रोटीन के लिए 1-2 टेस्ट पढ़ लेते हैं, तो इसको नोट करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। हम लोग किसी भी सॉल्यूशंस को कंफर्म करने के लिए कि ये सॉल्यूशंस प्रोटीन है या नहीं है, इसके लिए हम लोग 1-2 टेस्ट देख लेते हैं। जैसे इसमें से आता है बाईयूरेट टेस्ट। बाईयूरेट टेस्ट यूरिया भी देता है और प्रोटीन भी देता है, तो हम लोग देख लेते हैं बाईयूरेट टेस्ट फॉर प्रोटीन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के जो टेस्ट हैं इसमें सबसे पहले बाईयूरेट टेस्ट। बाईयूरेट टेस्ट जो होता है इसमें सबसे पहले हम लोग प्रोटीन सॉल्यूशंस लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है सॉल्यूशंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है। तो इसमें हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो हम लोगों को मिलता है पिंक और वायलेट कलर मिल जाता है। तो हम लोग लेते हैं प्रोटीन सॉल्यूशंस प्रोटीन सॉल्यूशन प्लस इसमें NaOH लिया जाता है, प्लस इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये पिंक और वायलेट कलर देता है। पिंक और वायलेट कलर गर्म करने पर ये पिंक और वायलेट कलर देता है, वायलेट कलर दे देता है। तो इससे हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पर ये प्रोटीन सॉल्यूशंस है। हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें बीकर्स को हम लोग हीट करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें हमने प्रोटीन सॉल्यूशंस लिया है। प्रोटीन सॉल्यूशंस के बाद हम लोगों ने इसमें NaOH ऐड कर देते हैं।
NaOH ऐड करने के बाद हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम लोग इसमें H2SO4 जैसे ही ऐड करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को पिंक और वायलेट कलर के जो यहाँ पर रिंग्स यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं, पिंक्स और वायलेट कलर के। तो यहाँ से हम लोगों का ये प्रोटीन का टेस्ट कन्फर्म हो जाता है। ऐसे हम लोग एक और जो टेस्ट है वो देख सकते हैं, जिसको हम लोग ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट कहते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे और फिर हम ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो नेक्स्ट है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। सेकंड टेस्ट जो है, सेकंड है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट में प्रोटीन सोल्यूशन लेते हैं। प्रोटीन सोल्यूशन में हम लोग कंसनट्रेटेड HNO3 जब भी मिक्स करते हैं तो ये येलो कलर के सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये येलो कलर दे देता है, येलो कलर दे देता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पिंक कलर के सॉल्यूशंस में, ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे लिए ये कन्फर्म हो जाता है कि ये सॉल्यूशंस जो लिया गया था वो प्रोटीन का है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हम लोगों के और भी टेस्ट हैं, लेकिन हम लोगों को ये दो टेस्ट बायोरेट है और ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट है। इसी में एक मिलन टेस्ट भी आता है, लेकिन हम लोगों को यही दो टेस्ट पढ़ने हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं एंजाइम। तो एंजाइम को इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं एंजाइम पे। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंजाइम्स है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है एंजाइम। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्चुअल में लिविंग सिस्टम में कैटलिस्ट का फॉर्म करते हैं, कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनकी बायोकेमिकल रिएक्शंस को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इसलिए इनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसलिए एंजाइम्स के लिए कहा जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो ये भी आप लिख लेंगे, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम्स। इसके लिए आपको याद रखना है कि जो एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन नहीं है, न्यूक्लिक एसिड है, जिसका नाम होता है राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, RNA से बना होता है, लेकिन ये प्रोटीन का नहीं बना होता। बाकी जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन्स होती हैं वो एंजाइम्स के तौर पे काम नहीं करती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एंजाइम्स जो होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। एक्चुअल में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना एंजाइम्स उतना डिटेल में नहीं है, लेकिन अभी बायो कैटलिस्ट में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इनमें कोफैक्टर भी आते हैं, कोएंजाइम्स भी आते हैं, एपो एंजाइम्स आते हैं, वो सभी आएंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को नॉर्मली एंजाइम्स जो होते हैं, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है एंजाइम्स के बारे में। तो एंजाइम्स जितने भी होते हैं प्रोटीन्स के बने होते हैं, बायो कैटलिस्ट बनाते हैं, ज़्यादातर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स के ये बने होते हैं और ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को एनहांस कर देते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल में याद रखना है आपको, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बाकी वैसे एंजाइम्स बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसमें माल्टोज है,
माल्टोज जो शुगर है इसमें जो वर्क करने वाला है इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो हाइड्रोलिसिस में हम लोग डाइसैकेराइड है ये माल्टोज, तो माल्टोज में डाइसैकेराइड में हम वाटर में जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इसमें माल्टेज नाम का एंजाइम डाल देते हैं, माल्टेज नाम का एंजाइम डाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 मोल्स हमें ग्लूकोज मिल जाता है, और ऐसे ही हम लोग अगर ग्लूकोज को देखते हैं तो ग्लूकोज को अगर हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं या इसी में जाइमेज एंजाइम डाल देते हैं, तो ये अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर ये माल्टेज एक एंजाइम है जो कि माल्टोज के हाइड्रोलिसिस की रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज को अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे जो एंजाइम जाइमेज यूज होता है, ये ईस्ट में पाया जाता है, खमीर में, ईस्ट में पाया जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी की बायोकेमिकल्स रिएक्शंस को इन्हेंस कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। तो ये हम लोगों का ओवरऑल प्रोटीन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों को ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्रोटीन का, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो विटामिन और न्यूक्लिक एसिड में आरएनए, डीएनए और प्रोटीन जो विटामिन्स होंगे, इनमें विटामिन्स के डिफरेंट सोर्स और इनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिसीज़, ये सब हमको जिसमें डिस्कस करने वाले हैं।